नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक। पिछली वीडियो में अपन ने टॉपिक पढ़ा था सरफेस टेंशन से संबंधित, पृष्ठ तनाव से संबंधित और उसकी ऊर्जा के बारे में, पृष्ठीय ऊर्जा या पृष्ठ तनाव ऊर्जा के बारे में हमने लर्न किया था। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़े कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं इसके, उसके बाद कोहेसिव और अधेसिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन की एनर्जी जो थी वो हमने कहा था कि ये एक ऐसा वर्क है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स लगता है उसके अपोजिट किए गए वर्क के इक्वल होता है और इसका मान होता है सरफेस टेंशन T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए वो एरिया है जो फैलाया जाता है या बढ़ाया जाता है। जैसे कल का हमारा एक टॉपिक था कि अगर ये किसी बड़ी बूंद को और छोटी छोटी बूंदों में बदल दें, जैसे फुहारे के रूप में, हम फुहारे से नहाते हैं तब एक बड़ी मात्रा पानी की है वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। हमने ये कंसीडर किया था कि एक कैपिटल R रेडियस की कोई ड्रॉप है, वो n स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रही है और प्रत्येक ड्रॉप्स की रेडियस R है। तो हमने ये देखा कि इसकी जो पृष्ठीय एनर्जी जो है, पृष्ठीय ऊर्जा जो है, सरफेस एनर्जी जो है W, उसका मान अपने पास आया था 4 पाई R क्यूब 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R इंटू T आया था। ये हमारे पास मेन वैल्यू थी पिछले के वीडियो में। आज अपन एक अगर क्वेश्चन करें कि कोई एक बड़ी बूंद है जो 27 यानी 27 छोटी बूंदों में बदलती है, 27 छोटी बूंदों में बदलती है, और यदि उसका पृष्ठ तनाव T हो तो पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। सरफेस एनर्जी तो बढ़ती है लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। याद रखें बच्चों, इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा में तो कमी आती है और पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि होती है। पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि इसलिए होगी कि ये बूंद थी इतनी बड़ी, फैल के इतना बड़ा आकार इसने ले लिया तो इसका सरफेस बढ़ गया। सरफेस बढ़ने से और इसकी जो एनर्जी है पृष्ठ तनाव वाली वो बढ़ जाती है। चूँकि हम ये मानते हैं कि जब सरफेस एनर्जी बढ़ती है तो उसको इस सरफेस बढ़ाने के लिए वर्क करना पड़ता है। ये जो अलग अलग फुहारों में बदला है पानी या बूंदों के रूप में बदला है तो अपना सरफेस बढ़ाने के लिए इसको वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क करने के लिए ये मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसको तोड़ता है, यानी यहाँ से ये एनर्जी लेता है। इसलिए परिणामी रूप से ये जो पानी है जो पहले बड़ी बूंद के रूप में था फिर छोटी बूंद में बदला है तो ये ठंडा हो जाता है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो आज का ये क्वेश्चन है जो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि एक D डायमीटर की कोई बड़ी बूंद है, उससे 27 छोटी बूंदें बनती है और 27 छोटी बूंदें बनने से उसकी सरफेस एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा, साथ ही साथ अगर उसका सरफेस टेंशन जो है वो T हो। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, बड़ी बूंद का डायमीटर कितना है भाई? द डायमीटर ऑफ बिग ड्रॉप वो कितना है? कैपिटल D। एंड रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप कंसीडर कर लेते हैं अपन लोग, दैट इज R। बड़ी बूंद का व्यास, बड़ी बूंद का व्यास वो तो है D, और छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या वो है R। लिख दो बच्चों। हमें ये पता रहना चाहिए कि सिंस द ड्रॉप इज इन स्पेरिकल फॉर्म सो द वॉल्यूम, यही तो हमने कल कंसीडर किया था, वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट या वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। चूंकि बूंद गोलाकार आकार में है वह इनका
आयतन नियत रहता है, नियत रहता है। अतः 27 इंटू 1 बूंद का आयतन छोटी वाली का 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी वाली बूंद का आयतन ये होता है और 27 बूंदों में बदल गया, जो किसके बराबर आना चाहिए भाई, जो आना चाहिए बड़ी बूंद के आयतन के 4/3। आर की जगह डायमीटर दे रखा था, डायमीटर का हाफ कर दो का क्यूब हो जाएगा। लिख दो बच्चों, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो उनको। 4 पाई से 4 पाई, 3 से 3 कैंसिल, सब कैंसिल। 27 आर की क्यूब इज इक्वल टू d/2 दैट इज बिकम होल क्यूब। लिख दो भाई। ये भी याद रखो 27 एक प्रकार से 3 का क्यूब होता है, तो 3r का होल क्यूब दैट इज बिकम d/2 का होल क्यूब। होल क्यूब से होल क्यूब उड़ा दो तो 3r का मान आ गया d/2, 3r का मान आ गया d/2। इसका मतलब r का जो मान है, रेडियस का जो मान है बच्चों, वो मेरे पास आ गया d/6। अब उस फॉर्मूले में मान रख देंगे। कौन से वाले में भाई? सरफेस एनर्जी वाले में। लिख दो। इसके बाद therefore the surface energy, सरफेस एनर्जी, इसलिए पृष्ठीय ऊर्जा W इजिकल होता है T डेल्टा A, वेयर डेल्टा A इज इक्वल टू, देखो भाई, छोटी बूंदों वाला आयतन, क्षेत्रफल, छोटी बूंदों का क्षेत्रफल माइनस बड़ी बूंद का क्षेत्रफल। भाई बड़ी बूंद जो थी वो बड़े आकार में बदल गई, फैल गई, ऐसे 27 बूंदें बन गई कम से कम। तो इसका एरिया कितना हुआ और बड़ी बूंद का कितना, ये घटा दो, इसमें से डेल्टा ए का मान आ जाएगा। जहां डेल्टा ए का मान, तो 27 इंटू 1 छोटी बूंद का क्षेत्रफल, देखो भाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा। इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा मैं इसको। एकदम इजी टॉपिक है सब, बिल्कुल इजी। देखो डेल्टा ए का मान 27, तो बूंदे हैं अपने पास छोटी, प्रत्येक बूंद का क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? 4 पाई r स्क्वायर। तो छोटी बूंद भी गोलाकार है जिसकी त्रिज्या कम है, इसलिए स्मॉल r लिख दिया। माइनस बड़ी बूंद का कितना है भाई? केवल 4 पाई कैपिटल R की जगह d है अपने पास, d/2 का होल स्क्वायर। रेडियस नहीं दी इसने, डायमीटर दी है। 27, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल दोनों साइड में, कैंसिल क्यों, बाहर निकालो इसको। 27 r स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर। याद करो r का मान तो d/6 होता है, तो 4 पाई 27 इधर आ जाएगा d/6 का होल स्क्वायर माइनस d/2 का होल स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, इस r की जगह मैंने ये मान रख दिया जो हमें वॉल्यूम से मिलता है। लिख दो, राइट डाउन। नेक्स्ट देखो, इसके बाद तुरंत बाद 4 पाई है ही, इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, d स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। 27 पड़ा है, 1/6 का होल स्क्वायर होता है 36, माइनस ये हो जाएगा 1/4। ये मान आ जाएगा 4 पाई d स्क्वायर। इसको पूरा हल करो भाई, 27/36 माइनस 1/4 दैट इज बिकम 4 पाई d स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो, 9 3 27, 9 चौक 36, 3/4 माइनस 1/4। किसका मान चल रहा है? ये डेल्टा ए का ही चल रहा है अभी तक।
इसको जैसे ही मैं टी से मल्टीप्लाई करूँगा, सरफेस टेंशन टी से, तो एनर्जी बन जाएगी। तो क्या वैल्यू आ गई भाई, 4πd², यह आ जाएगा 2/4, 4 से 4 कैंसिल, डेल्टा ए का मान आ गया 2πd²। 10 द सरफेस एनर्जी, surface energy W is equal to T delta A, that is become T 2πd² into T, ऐसे लिख दो, ये एनर्जी आएगी भाई, T 2πd² into T। आंसर आ गया। ये 4 से 4 काट दो, बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को फूंक मारकर, माउथ एयर से फूंक मारकर इस प्रकार फुलाया जाता है कि इसकी त्रिज्या 0.02 मीटर से 0.03 मीटर तक हो जाती है। तो कार्य की गणना करो। यदि साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव T का मान अपने को दे रखा है, यानी कि यूँ समझो एयर यानी क्षेत्रफल के अंदर जो चेंज आ रहा है वही अपने को ज्ञात करना है। तो इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं, इफ ए सोप बबल इज एक्सपेंडेड, if a soap bubble is expanded as its radius is increases from 0.02 meter to 0.03 meter, then calculate the work done if the soap solution have surface tension T is equal to 0.03 न्यूटन पर मीटर। सब कुछ दिया हुआ है, बस उत्तर निकालना है, सिंपल सा। लिखो भाई, गिवन अपने को क्या क्या दिया हुआ है, लिखो गिवन में क्या क्या है। गिवन में अपने को रेडियस दे रखी है, इनिशियल रेडियस कितनी दे रखी है, R1 का मान दे रखा है 0.02 मीटर, और उस मीटर को 0.02 को 10 की पावर में बदल लो। कितना 10 की पावर बनेगा, देखो 2 × 10 की पावर कितना बन जाएगा, -2 मीटर। और फाइनल रेडियस क्या बन जाएगी, सॉल्यूशन गिवन। क्या गिवन है भाई हमें, देखो थोड़ा मिटा देते हैं अब बोर्ड को। ताकि पूरा हो जाए इसी पे। सॉल्यूशन गिवन, इनिशियल रेडियस प्रारंभिक त्रिज्या, लिखते जाओ हिंदी मीडियम वालों भाई। इनिशियल रेडियस का मतलब प्रारंभिक त्रिज्या, R1 इज इक्वल टू कितनी है 0.02 मीटर, दैट इज बिकम 2 × 10⁻² मीटर। ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाते नीचे 1 2 शून्य चली जाएगी और ऊपर आते ही 10⁻² बन जाएगी। एंड फाइनल रेडियस
अंतिम त्रिज्या R2 इज इक्वल टू 0.03 मीटर, दैट इज बिकम 3 × 10⁻² मीटर। नाउ द सरफेस एनर्जी, याद रखो बच्चों, जो सरफेस एनर्जी है वही एनर्जी में कमी आती है। अगर आपसे कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ ले तो भी यही याद करना है। इंटरनल एनर्जी में भी चेंज उतना ही होता है जितना सरफेस एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सरफेस एनर्जी W दैट इज बिकम T डेल्टा A, वेयर हमें तो डेल्टा A ज्ञात करना है, ज़्यादा कुछ ज्ञात करना है ही नहीं। डेल्टा A का मान क्या है भाई? एरिया ऑफ फाइनल बबल माइनस एरिया ऑफ इनिशियल बबल। फाइनल बबल इनिशियल का क्या हो जाएगा? 4πr1r2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 4πr1 का स्क्वायर। लिख दो भाई। अतः पृष्ठीय ऊर्जा बराबर W बराबर T डेल्टा A, जहां डेल्टा A बराबर प्रारंभिक बुलबुले का क्षेत्रफल, माइनस अंतिम बुलबुले का क्षेत्रफल। राइट डाउन निकालो भाई, इसका मान निकाल लो। 4π तो बाहर निकल गया। R2 कितना है? R2 ये पड़ा मेरे पास, R2 का मान मेरे पास यहाँ रखा है। अरे भाई यहाँ प्रारंभिक की जगह फाइनल लिखना। अंतिम बुलबुले का क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक बुलबुले का क्षेत्रफल। ये इंग्लिश वाला थोड़ा सही हो जाए, क्योंकि बड़ा बुलबुला कब होता है? बाद में होता है। तो अंतिम बुलबुले का क्षेत्रफल पहले आएगा, प्रारंभिक वाला बाद में आएगा, तो डिफरेंस पता चल जाएगा अपने को। R² R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये लो। अब उत्तर ही आ जाना चाहिए, निकाल लो इसका मान कितना आना चाहिए। देखो तो देखो भाई हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए। डेल्टा A का तो मान अपने पास आ रहा है 4πr2 का स्क्वायर। R2 कितना है? 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R1 कितना है? 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ध्यान रखें। तो 4π ये तो आ जाएगा 9 × 10⁻⁻4। 3 जा कितने? 9 10⁻² का होल स्क्वायर, तो दैट इज बिकम 10⁻⁻4 माइनस दैट इज ऑल्सो 4 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 10 4π दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 इज कॉमन, 9 - 4 मीटर पर स्क्वायर। That is also become 9 for 5 over 5 20 pi into 10⁻⁻4। ये डेल्टा A का मान आ रहा है, अब एक बात याद रखनी है बच्चों आपको। कौन सी बात याद रखनी है? मैंने सबसे पहले पीछे वीडियो में कहा है कि अगर कोई साबुन का बुलबुला हो तो इसका एरिया डबल आता है। एरिया क्या कंसीडर करना पड़ता है? डबल। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। एक तो इंटरनल सरफेस का भी एरिया काउंट होगा इसमें, और एक आउटर सरफेस का भी होगा। इसलिए ये जो एरिया हम काउंट करेंगे ना सॉप बबल का, वो डबल करेंगे। 10 द फाइनल एरिया ऑफ द सॉप बबल इज डेल्टा A डैश कह दो, दैट इज बिकम 2 × डेल्टा A। अतः परिणामी पृष्ठीय ऊर्जा, ये लाइन याद रखें बच्चों, जब सॉप बबल आता है
पानी का बुलबुला हो चाहे साबुन का बुलबुला हो, बुलबुले के लिए इसकी पृष्ठ है वो डबल बन जाती है, आउटर और इनर। इसलिए परिणामी पृष्ठीय ऊर्जा, फाइनल सरफेस एनर्जी या रिजल्टेंट सरफेस एनर्जी कह सकते हो। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं क्योंकि बच्चे एक साइड का एरिया निकाल लेते हैं। वास्तविकता में क्या है, W इज इक्वल टू टी इंटू 2 डेल्टा ए, दैट इज बिकम W इज इक्वल टू टी तो पढ़ा ही है, 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये मीटर स्क्वायर में था तो यह आ जाएगा 40, या देखो 20 था, 20 को 2 से मल्टीप्लाई और करो, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 20 पाई इंटू 10 की पावर -4, तो 2 इंटू 20 हो गया 40 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4। ये आता है बच्चों अपने पास जूल में, किस में आता है, जूल में, निकाल लो। और अगर आप 40 को पाई से मल्टीप्लाई करते हो और टी का मान रखो, टी का मान भी दिया हुआ है अपने को, तो 40 इंटू 3.141 ये पाई का मान, इंटू टी का मान कितना है 0.03, 10 टू द पावर -4। कितना मान आएगा, सबको मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3.77 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल। याद रखें बच्चों, जब सोप बबल की बात हो या पानी के बुलबुले की बात हो चाहे साबुन के बुलबुले की बात हो, इसका जो सरफेस एरिया है वो आउटर और इनर दोनों काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया A डैश इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए, इतना चेंज होगा। अगर आप उसमें हवा मार के फुलाते हो तो बाहर से भी सरफेस बढ़ेगी और अंदर से भी सरफेस का वॉल्यूम या एरिया चेंज होगा। चलो अगला टॉपिक लिखो, कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स, सहसंजक एवं असंजक बल। सहसंजक बल व असंजक बल। याद रखो, बोर्ड पे मैं तभी लिख पा रहा हूँ जब बोर्ड के मॉलिक्यूल और इस शाई के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो शाई के साथ और बोर्ड का बोर्ड के साथ वाले अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा लगता है। फिर बोल रहा हूँ, बोर्ड का जो मॉलिक्यूल है वो और शाई के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है, यानी कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स असंजक अधेसिव फोर्स कहलाता है। स्पेलिंग लिख लो इसकी, और कोहेसिव एंड adhesive force, cohesive and adhesive force। सबसे पहला तो अपने पास आ जाएगा सहसंजक बल। कई बार अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। कोहेसिव फोर्स, सुनो पहले, समान प्रकृति के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स, जैसे शाई का और अपनी शाई के साथ ही लगने वाला फोर्स, पानी का पानी के H2O का H2O के साथ लगने वाला फोर्स, यानी कि सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स कहलाता है। द फोर्स या अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन सेम मोलिक्यूलर फोर्स, सेम मोलिक्यूल्स, बट द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड अधेसिव। बोर्ड और शाई का मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अधेसिव, शाई का शाई के साथ
बोर्ड के साथ, पानी का पानी के साथ, चौक का चौक के साथ, और बहुत सारे उदाहरण हमारे पास, ऑयल का ऑयल के साथ। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? कोहेसिव और अधेसिव का डिफरेंस है। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कांच का बोर्ड है एक, और उस कांच के बोर्ड पे मैं अगर चौक से लिखना चाहूँ तो नहीं लिख पाता, वहाँ अगर इस मार्कर से लिख पाऊँगा तो लिख पाऊँगा, क्योंकि कांच के मॉलिक्यूल, ग्लास के मॉलिक्यूल और इस इंक के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होता है बजाय द फोर्स विच इज़ बिटवीन ग्लास टू ग्लास एंड इंक टू इंक। स्याही से स्याही के बीच और कांच से कांच के बीच लगने वाले बल से स्याही और कांच के बीच लगने वाला बल ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसके ऊपर आसानी से लिख पाते हैं। वहीं मैं अगर और उदाहरण दूं, ब्लैक बोर्ड का उदाहरण दूं, तो ब्लैक बोर्ड पर भी ऐसी कंडीशन है। ब्लैक बोर्ड या फिर हमारे स्कूल में यूज करने वाला हम बोर्ड, चौक से उसके ऊपर इसलिए लिख पाते हैं कि वहाँ अधेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं तेल की बूंद को पानी पे डाल दूं तो वो तेल पानी के ऊपर फैल जाएगा, और वही अगर पानी की बूंद मैं तेल में डाल दूं तो वो एक गोल के रूप में, किसके रूप में? एक बूंद के रूप में, गोलाकार बूंद के रूप में ऑयल के नीचे चली जाती है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसलिए पहले लिखें सहसंजक बल। इसकी परिभाषा लिखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को सहसंजक या सहसंजक बल कहलाता है। जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन same nature of material or substance is called cohesive force। बहुत ही आसान छोटी सी डेफिनेशन है, याद रखें। फॉर एग्जाम्पल द फोर्स एक्टिंग बिटवीन molecules of water। सेकंड नंबर adhesive force, आसंजक बल, इसमें क्या लिखोगे? देखो, आसंजक में दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं बीच लगने वाला बल, दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच
लगने वाला बल, दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच लगने वाला बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। क्या कहलाएगा भाई? आसंजक बल कहलाएगा। कहलाता है। एक ही लैंग्वेज में चेंज हो गया सारा, इसी को चेंज कर रहा हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन, यहाँ एक ही लाइन चेंज हो जाएगी। टू डिफरेंट नेचर ऑफ मटेरियल, पूरी लाइन आ जाएगी। इज कॉल्ड adhesive फोर्स एक्टिंग बिटवीन। एग्जाम्पल में और ले लो इसको, ये डेफिनेशन इसकी लिख दिया मैंने। एग्जाम्पल में आ जाएगा द फोर्स एक्टिंग बिटवीन ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर ऑफ मॉलिक्यूल। लो भाई, ग्लास एंड वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आ जाएगा आसंजक बल की परिभाषा। अब और देखिए कि ये जो सहसंजक और आसंजक बल है, ये नहीं तो गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के होते हैं, ये होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति के। तो हम लिख देंगे ये बल गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के नहीं होते। ये बल विद्युत चुंबकीय प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं अपन, ये ध्यान रखें। कूलाम वाला जो नियम है ना, नेचर तो वो होती है लेकिन कूलाम वाले नियम का पालन नहीं करते ये भी सुने। ये बल विद्युत चुंबकीय प्रकृति के होते हैं, परंतु दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करते। आपने प्रकृति में 4 मूल बलों की परिभाषा पढ़ी है, उसमें विद्युत चुंबकीय एक बल भी होता है, जिसमें हमें देखा है कि विद्युत चुंबकीय बल का सूत्र होता है Q1 Q2 बटा r², यानी कि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल यानी कि सहसंजक और असंजक बल, या सहसंजक और असंजक बल, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स, नेचर तो इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाली है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर फॉलो नहीं करते। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करते। यदि अणुओं के बीच की दूरी, यदि अणुओं के बीच की दूरी 10⁻⁹ मीटर से अधिक हो जाए, तो ये बल कार्य नहीं करते। यानी कि सहसंजक और आसंजक बल इस कंडीशन में नहीं लगते, परंतु इस सीमा के
के भीतर ये बल प्रभावी होते हैं। काफ़ी बातें, इसका मतलब इनकी लिमिट 10⁻⁹ मीटर ही होती है, नैनोमीटर ही होती है। दूरी घटने के साथ इनका मान बढ़ता है। दूरी घटने के साथ इनका मान बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ेगा जितना कम होगा ये। इसका मतलब इस दूरी को हम लोग आणविक प्रास भी बोलते हैं। और अगली बात आ जाती है अपने पास कि वह न्यूनतम या फिर अधिकतम दूरी जिस पर सहसंजक व आसंजक बल प्रभावी होते हैं, आणविक दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। इंग्लिश में लिख लो थोड़ा इसको। These forces are not nature of gravitational force but are electromagnetic nature of force। एक लाइन जरूर लिखनी है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ फोर्स, बट नॉट फॉलो द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ इनवर्सली law, but not follow the square of distance of inversely law। अगला, the separation between the molecules if the separation between the molecules is increases by 10⁹ meter, then these forces are not works। So it should be necessary that these forces is in the range of 10⁻⁹ so it is necessary that the range of these forces remain less than or equal
टू 10⁻⁹ मीटर, 9 मीटर। अब दूरी घटने के साथ इनका मान बढ़ता है, तो इन डिक्रीजिंग द रेंज बिटवीन molecules, the forces are increases। समझ में आई बात ये? तो कहने का मतलब कोहेसिव और अधेसिव फोर्स के लिए ज़रूरी है कि इनके बीच का गैप कितना रहे, 10⁻⁹ मीटर रहे। तो इस 10⁻⁹ मीटर को हम आणविक दूरी भी बोलते हैं, यानी कि मोलिक्यूलर रेंज भी बोलते हैं। 10 द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन these forces या the maximum separation between these molecules, लिखो, molecules is called molecular range। इसका मतलब मोलिकुलर रेंज कितनी है, 10⁻⁹ मीटर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और कल का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोहेसिव और अधेसिव फोर्स के एप्लीकेशंस। जैसे मैंने आज कई एग्जांपल्स में अभी चर्चा की कि बोर्ड पे अगर अपन लिखते हैं तो उस समय कोहेसिव फोर्स ज़्यादा किसका होता है, अधेसिव किसका होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्या कारण है कि आप बोर्ड पे चौक से नहीं लिख पाते, किसी कांच के बने हुए बोर्ड पे, और वहाँ शाई वाले मार्कर से आप लिख पाते हो। तो उसका मेन रीज़न सिंपल सा देना है कि बोर्ड यानी चौकी ग्लास का बना हुआ है और शाई से जो मार्कर है उनके बीच लगने वाला अधेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से, इसलिए हो जाता है। वहीं अगर अपन कह देते हैं कि किसी तेल के अंदर अगर पानी की बूंद गिराई जाए तो वो उसके अंदर घुलती नहीं है। ये इसलिए नहीं घुलती है क्योंकि जो अधेसिव फोर्स लगता है, अधेसिव का मतलब जो पानी और ऑयल के बीच लगने वाला फोर्स वो कम रह जाता है, किससे, कोहेसिव फोर्स से, इसलिए वो आपस में मिक्स नहीं होते। ऐसे ही सभी लिक्विड्स के लिए होता है। जो लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, जैसे दूध में पानी मिल जाता है, इसका मतलब उनके जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाता है अधेसिव फोर्स से, इसलिए वो मिक्स हो जाते हैं। वहीं अगर हम दूध के अंदर किसी तेल की मात्रा की बात करें तो वो आसानी से नहीं मिलता या मिलता भी नहीं है। तो उसका कारण है कि उनके बीच में कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा लगता है अधेसिव फोर्स से। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।